हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत अच्छी खबर आई है। आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, क्या है डेट्स, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वैकेंसीज़ कितनी हैं, स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले आपको ले चलूँ कि जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली तो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एडिट मॉडिफिकेशन सबकी। तो 1/7/2024 से 21/7/2024 तक के ये डेट है। फिर अगर हम बात करें, वही डेट है आपकी फ़ी पेमेंट की, ऑनलाइन पे करना है। अगर आप पीटी करते हैं मतलब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की जो डेट है वो 12/8 से लेकर के 17/8 तक की है। फिर जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड होगा या कॉल लेटर होगा वो आएगा अगस्त 2024 में। ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन है वो अगस्त 2024 में ही है, और जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो सितंबर 2024 में आ जाएगा। फिर बात करें अगर हम मेन एग्ज़ामिनेशन की, तो अक्टूबर में होगा, और इसका जो एडमिट कार्ड है या फिर कॉल लेटर है सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। और फिर अप्रैल 2025 तक जो बच्चे इसमें पास हुए होंगे उनको मिल जाएगा अलॉटमेंट लेटर। आपको पता होगा कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो इसमें दो चीज़ें मुख्य हैं। पहली चीज़ क्या है कि इसमें टोटल वैकेंसीज़ का कोई लेना देना नहीं है, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज़ रहती हैं और स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ और सिलेक्शन होता है। दूसरी बात ये कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, सारा का सारा जो सिलेक्शन है वो मेन एग्जामिनेशन जो होगा उसी में पाए गए नंबर के आधार पे होगा। प्रीलिम्स में आप कितना भी टॉप करिए, मेंस के आधार पे ही सिलेक्शन होगा, और उसके बाद कोई ना तो कोई ग्रुप डिस्कशन ना तो कोई इंटरव्यू, कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात आप कह सकते हैं कि आपको केवल एक एग्ज़ाम अच्छे से दे देना है, उसके बाद और कोई टेंशन नहीं आपको लेनी है। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन पे चलें, इसमें इंट्रोडक्शन में सारी बातें बताई गई हैं कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है कौन कंडक्ट करवा रहा है, कैसे होगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसमें जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए मेन एग्ज़ामिनेशन होगा, और फिर उनका जो अगले साल उनको जो है अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। लिखा गया है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड प्रोविजनली अलॉटेड टू वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक। केवल एक ही बैंक में ऐसा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि नंबर के आधार पे आपको कई सारे बैंक मिल जाएंगे और आप उसकी चॉइस होगी कि आप किस में जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें बाकी यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है इंडिकेटिव स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज ऑफ ईच द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आर गिवन, कि हर एक स्टेट की अपनी वैकेंसी होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कैटेगरी वाइज भी वहाँ पे लिखा होगा। तो मैंने जो बताया कि स्टेट वाइज आपको ध्यान रखना है। टोटल बहुत सारी भी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन आपको जिस स्टेट से फॉर्म फिलअप करना है वहाँ पे वैकेंसीज़ की संख्या अगर कम है तो दिक्कत हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि टोटल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इसमें कितने हैं, तो टोटल 11 बैंक्स हैं, और ये आपको पूरी लिस्ट दी गई है 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 बैंक्स की, जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब इन बैंकों में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिखी गई है कि लिखा गया है कि जो रिक्रूटमेंट है क्लर्कियल कैडर का, वो कैसे होता है, इज डन ऑन स्टेट एंड यूटी वाइज बेसिस, कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज बेसिस होता है, और कैंडिडेट केवल एक ही जगह से अप्लाई कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा बहुत है तो आप कहें नहीं हम तो सारे जितने स्टेट्स हैं सबसे अप्लाई कर देंगे या 2-3 स्टेट से अप्लाई कर देंगे। केवल जो लेटेस्ट फॉर्म होता है वही कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए आपने बहुत चालाकी से 2 जगह से या 3 जगह से कर दिया, लेकिन केवल जो लेटेस्ट होगा, मतलब सबसे आखिर में जो फॉर्म आपने भरा होगा वही कंसीडर किया जाएगा, और बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि, और यहाँ पे जो एक ये होता है ना कि सर उसी स्टेट में ही जाकर के हमको एग्ज़ाम भी देना होगा क्या, तो उसका भी आंसर दिया गया है कि कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन एनी वन ऑफ द सेंटर्स इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूटी, कि जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी स्टेट में ही आपका एग्ज़ामिनेशन भी होगा। जैसे अगर कोई उत्तराखंड का बच्चा उत्तर प्रदेश से भरना चाहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो भर तो सकता है, लेकिन वो ये सोचे कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर हम उत्तराखंड का चूज़ कर लें, तो ये नहीं हो पाएगा, उत्तर प्रदेश का ही कोई सेंटर उसे चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक ये है कि कोई अगर ऐसी बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तब जो है उसका जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी वगैरह के आधार पे कई बार होता है ना कि किसी स्टेट में कुछ इमरजेंसी लग गई या किसी डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी लग गई या वहाँ पे पहुँचने की कंडीशन नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में ही केवल जो सेंटर होगा एग्ज़ामिनेशन का वो चेंज हो सकता है। और यहाँ पे इस बात को बोल्ड करके क्या बताया गया है कि जो चेंज या रीलोकेशन हो रहा है सेंटर का, मान लीजिए यूपी में नहीं हो पाया तो आपका उत्तराखंड में सेंटर दे दिया गया, तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि अब उत्तराखंड में दे दिया तो उत्तराखंड से हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं।
सिलेक्शन आपका उत्तर प्रदेश के लिए ही होगा, वो केवल और केवल सेंटर रिलोकेशन हुआ है और पोस्ट जो आपने भरी है वो उत्तर प्रदेश के लिए ही कंसीडर करी जाएगी। ये बहुत अच्छे से बात लिखी गई है। फिर अगर हम बात करें आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है, तो सबसे पहले तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है नेशनलिटी का। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, नेशनलिटी को लेकर के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप इंडिया के हों या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान के हों, तिब्बती रिफ्यूजी हों या फिर इंडियन ओरिजिन के पर्सन, उन सबको लेकर के है। फिर हम बात करते हैं एज की। एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो एज कैलकुलेट हो रही है 1/7/2024 से, मतलब 1 जुलाई 2024 से कैलकुलेशन करनी है कि आपकी जो एज है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। लिखा गया है कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर 2/7/1996 1996 से पहले हुआ हो तो वो एलिजिबल नहीं होगा, और किसी का जन्म अगर 1/7/2004 के बाद हुआ हो तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। तो ये बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव लिखा गया है, मतलब इस डेट या इससे पहले, उस डेट या उसके बाद अगर जन्म हुआ है। सिंपल सी बात है कि अगर आपका जन्मदिन इन दोनों डेट्स के बीच में लाई करता है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है हम भर सकते हैं कि नहीं, तो ये 2 डेट लिखी गई हैं, इनके बीच में अगर आपका पड़ रहा है जन्म दिवस तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 28 साल। फिर एज का जो रिलैक्सेशन है वो एज इट इज़ है पहले की तरह, इसमें कोई ऐसा खास चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही है। और उसके बाद फिर PWBD कैंडिडेट्स के जो डायरेक्शंस हैं वो सारे लिखे हुए हैं। एक इसमें हम बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। जो बच्चे EWS कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर जिन बच्चों ने सर्टिफिकेट बनवा रखा है और फिर भी कन्फ्यूजन में है कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो उनके लिए वो वाला जो पेज है वो इम्पॉर्टेंट है, वो बच्चे वो पेज देख सकते हैं। तो ये है वो EWS वाला पेज जिसमें सारी बातें बताई गई हैं कि जो बच्चे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में नहीं या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस में नहीं हैं और जिनकी जो फैमिली इनकम है, ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल इनकम नहीं, पूरी फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से नीचे है पर एनम की, तो वो EWS में आते हैं। उसके अलावा भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं कि 8 लाख रुपए से नीचे अगर फैमिली इनकम है, लेकिन अगर उसके पास 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड या उससे ज़्यादा का लैंड है, कोई रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, या फिर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का, या फिर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है 200 स्क्वायर यार्ड का या फिर उससे ज़्यादा किसी अदर दैन द नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़, तो ऐसे बच्चे भी एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब उन्हें EWS में नहीं माना जाएगा। बाकी आप पूरा देख सकते हैं कैसे आपको फैमिली को डिफ़ाइन करना है, फैमिली का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें उसके आधार पे अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप बनवा भी सकते हैं, और बन गया है तो भी आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं, बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या काउंटिंग है, डेट की ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है 21/7/2024। ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के रखी गई है जो कि ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि अपीयरिंग है, मतलब जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन का आखिरी जो एग्ज़ाम है वो दिया है। तो ये बात है कि आपको सबसे पहले तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से हो, बस वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या फिर उसका इक्विवेलेंट आपने कुछ भी कर रखा है तो भी वो एलिजिबल होंगे आप। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंडिडेट के पास जो वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो ग्रेजुएट हो चुका है, और इस चीज़ को ये दिखाते हुए कि वो 21/7/2024 से पहले उसका रिजल्ट आ गया है, फिर 21/7/2024 से पहले वो ग्रेजुएट हो चुका है। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ भी गया, आप अपीयरिंग थे, लेकिन वो 22 को आ गया, 22/7 को, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और ये अभी तो आप नहीं कह पाएंगे, लेकिन मान लीजिए सिलेक्शन हो गया आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और वहाँ पे इंडिकेट हो गया ऐसा, तब दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। कंप्यूटर लिटरेसी का अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम्स इज मैंडेटरी, दैट इज कैंडिडेट शुड हैव अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट। मतलब आपने अगर हाई स्कूल, ज़्यादातर जैसे CBSE बोर्ड है तो हाई स्कूल या इंटर में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, बच्चे लेते हैं, तो आपका वही सफिशिएंट होगा। मान लीजिए आपने 10th या 12th में नहीं पढ़ रखा सब्जेक्ट के तौर पे, लेकिन आगे चल करके आपने कुछ ऐसा कोर्स की, मतलब ऐसा कोर्स किया, आपने BCA कर लिया या फिर BTech कर लिया जिसमें कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, तो आप एलिजिबल होंगे। अब अगर इन तीनों में से आपकी कंडीशन नहीं है, तो आपने अगर किसी इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर का,
तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब कुछ ना कुछ आपके पास ये प्रूफ देने के लिए होना चाहिए कि आप कंप्यूटर लिटरेट हैं और आपको वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की अच्छी आती है। तो ये ज़रूरी वाली बात है। फिर एक यहाँ पे बात क्या है कि प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूटी, कि आप जिस भी स्टेट से फॉर्म कर रहे हैं, लिखा है कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी फॉर विच अ कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई इज़ अ प्रेफरेबल। कि आप यहाँ से ना भर के, आप मान लीजिए आप यूपी के, आपने तमिलनाडु से फॉर्म भर दिया, वहाँ की जो भाषा है तमिल, वो आपको आती ही नहीं है, तो आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो भी जाता है आपके नंबर के आधार पे, लेकिन जब आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको लोकल लैंग्वेज लिखनी पढ़नी समझनी आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसी स्टेट से फॉर्म भरें जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको, जैसे यूपी का है तो मध्य प्रदेश के हैं आप तब भी भर सकते हैं, उत्तराखंड के हैं तब भी भर सकते हैं, बिहार के हैं भर सकते हैं, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के हैं तो भी भर सकते हैं। तो ऐसे आसपास के जो राज्य हिंदी भाषा आप भर सकते हैं यहाँ के फॉर्म। यूपी से भी आप फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि हिंदी आपने पढ़ी होगी और हिंदी लिखनी पढ़नी समझनी आती होगी। लेकिन आपने ऐसी जगह से फॉर्म भरा केवल वैकेंसी के चक्कर में, तब दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर यहाँ पे बाकी सारी बातें कि एक सर्विसमैन वगैरह के बारे में बातें हो रही हैं, वो आप पढ़ सकते हैं अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो। फिर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट अप्रूव्ड। ये तो मैंने पहले बता दिया। ये जो मैं आपसे कह रहा था कि द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर ऑन और बिफोर 21/7/2024, कि जो फाइनल रिजल्ट है 21/7 या फिर उससे पहले आ जाना चाहिए, तभी तो माना जाएगा वरना नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं वो आपको डीवी के समय या ज्वाइनिंग के समय आपको मंगाए जाएंगे, जिसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपने 21/7/2024 से पहले जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पूरी कर ली है। फिर आगे बात यहाँ पे हो रही है कि आपको कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट कर, ये परसेंटेज का मतलब क्या है, और फिर नीचे यहाँ पे बात हो रही है परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना है। ये सब बातें आपने कई बार पहले भी पढ़ रखी होंगी, लेकिन कुछ बच्चे नए भी होते हैं। देखिए कई डिग्रियां ऐसी होती हैं जिसमें जो परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है कुछ अलग तरीके से हो, जैसे बीटेक वगैरह में कुछ जगह ऐसा होता है कि पहले साल का केवल 25% नंबर लिया जाता है फाइनल मार्कशीट बनाने के लिए, दूसरे साल का 50%, तीसरे साल का 75% और फोर्थ ईयर का 100% नंबर ले करके फिर टोटल परसेंटेज बनता है। कई जगह पे होता है कि आपको बस पहले साल का पूरा नंबर, दूसरे साल का पूरा नंबर, तीसरे साल का पूरा नंबर मिला करके फिर वो परसेंटेज कैलकुलेट होता है फाइनल। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको जो परसेंटेज पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन कौन सी परसेंटेज में, कितना परसेंटेज था, तो आपको करना ये है कि आपके डिग्री में क्या लिखा हुआ है परसेंटेज कैसे कैलकुलेट है वो नहीं, आपने 3 साल या 4 साल का जो भी डिग्री कोर्स कर रखा है उसमें आपने जितने टोटल नंबर पाए हैं, फर्स्ट ईयर में इतने, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने, उनको कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब सम कर लीजिए, और उसका जो मैक्सिमम नंबर था हर साल का उसका सम कर लीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, फिर जो भी परसेंटेज आता है उसे एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ पे ये बात क्या बताई जा रही है, यहाँ पे बच्चे समझ जाते हैं कई बार कि अच्छा 60% चाहिए क्या, नहीं, यहाँ पे बस बात ये बताई जा रही है कि अगर आपका 54.99% आ रहा है तो आप उसे एज इट इज़ वैसे ही लिखिए, अपने आप से उसे अपने आप को 55% वाला मत बना दीजिए, वही लिख दीजिए। अगर 59.99% मार्क्स है तो ये मत वहाँ पे लिख दीजिए कि फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हुआ हूँ, नहीं, वो सेकंड डिवीजन ही माना जाएगा 60% से नीचे, बस ये बताया जा रहा है। बाकी जिन बच्चों का जैसे 10th या 12th में CGPA अगर नंबर मिला हुआ है, CGPA के आधार पे परसेंटेज के रूप में दिखाना है, तो अब अपनी मार्कशीट का जो बैक साइड वाला पेज है उसको देखेंगे तो उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि कैसे आपको CGPA से परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो उस आधार पे आप कैलकुलेट करके वो लिख सकते हैं। फिर एक यहाँ पे बात होती है कि इसकी क्रेडिट हिस्ट्री की, ये नई चीज़ें जुड़ गई हैं पिछले साल से, कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सी बात इतनी है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है इस पोस्ट के लिए उसका किसी भी तरह का कोई बकाया लोन नहीं होना चाहिए बैंकों के ऊपर, और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए, सिबिल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है, मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, छोटा भी लोन ले सकते हैं लोग, मोबाइल फ़ोन के लिए लोन ले लेते हैं, लेकिन उसको चुकाते नहीं, जान करके जाओ हम तो यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ ढूंढोगे करके, लेकिन वो आपके सिबिल स्कोर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि पैन आपका अटैच रहता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको
वो जो लोन है उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। और अगर वो सिबिल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है क्लोज़ होने के बाद भी, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है कई बार, तो आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा उस बैंक से कि हमने लोन क्लोज़ कर दिया है, तब आप एलिजिबल होंगे। वरना ये उस बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको लेगा उस समय कि नहीं लेगा ज्वाइनिंग के समय, क्योंकि आप बैंक में जा रहे हो, बैंक से धोखाधड़ी ही करके बैंक में जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़राब बात है। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि भाई फ़ीस कितनी लगेगी, तो जो भी बच्चे SC ST PWBD ESM DESM कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 है, बाकी सबके लिए 850 है। और अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो दो टाइप होगा, दो पार्ट होगा एग्ज़ाम का। पहला तो होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसमें तीन आपके जो सब्जेक्ट हैं वो पूछे जाएंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। अब इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा, मतलब सिर्फ हिंदी में नहीं। आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, उसमें भी आपको पेपर मिलेगा। तो 30-35-35 नंबर का होगा और 30-35-35 नंबर इसमें मिलेंगे भी, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। और इसके सेक्शनल टाइमिंग्स भी हैं बेटा, 20-20-20 मिनट का, टोटल 60 मिनट का पेपर होगा। प्रीलिम्स की बात करें, फिर आगे बढ़ें, हम बात करें। और एक चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना होगा हर एक टेस्ट में जो ऊपर तीनों दिए गए हैं, मतलब आपकी इंडिविजुअल जो कट ऑफ है, सेक्शन वाइज कट ऑफ है, वो आपको लानी पड़ेगी। और उसके बाद जो ओवरऑल कट ऑफ होगी, जो IBPS डिसाइड करेगा, उसे क्रॉस करेंगे तभी आप मेन एग्जामिनेशन पे बढ़ पाएंगे। और जो लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज आप कैटेगरी वाइज निकाली जाएगी और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर अगर हम बात करें मेन एग्जामिनेशन की, तो मेन एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ध्यान रखिएगा ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड है बेटा, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, बोथ आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है ये भी सेम। इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा, बाकी के सामने जो स्टार लगा इसका मतलब ये है कि वो और भी भाषाओं में मिलेंगे। इसमें अगर हम बात करें GA की तो 50 यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चन। फिर मैथ और रीजनिंग के आपके 50-50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, टोटल 190 क्वेश्चन। इसके 1 नंबर के 1 क्वेश्चन 50 नंबर, ये 40 के 40 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें रीजनिंग की तो 50 जो क्वेश्चन होंगे वो 60 नंबर के होंगे। वहीं अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में दिया गया है। इनकी अपनी सेक्शनल अलग अलग टाइमिंग्स भी होंगी। टोटल 160 मिनट का पेपर ये आपका होने वाला है, 2 घंटे 40 मिनट का पेपर ये होगा। तो 160 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस ये करने रहेंगे। फिर यहाँ पे ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि अगर कुछ चेंज होता है तो आपको बताया जाएगा, पहले उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको जो हैंडआउट मिलेगा उसमें भी अगर कोई चेंज होगा तो दिखाया जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाता है वही जो भाषा वाला मैं कह रहा था कि किस किस भाषा में टेस्ट उपलब्ध होगा। जैसे अंडमान निकोबार के हैं तो हिंदी इंग्लिश में होगा, आंध्र प्रदेश के हिंदी इंग्लिश के साथ तेलुगु में होगा, अरुणाचल प्रदेश में हिंदी व इंग्लिश होगा, आसाम में हिंदी इंग्लिश के साथ असमीज़ में भी होगा। तो ऐसे आप हर भाषा का देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब हम बात करते हैं पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स की, मतलब जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो कैसी है। तो पहली चीज़, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखिए लिखा एप्लीकेबल टू बोथ एग्जामिनेशन। और ये होगी कितनी, तो ये बताया जा रहा है कि 1/4 है या फिर 0.25 नंबर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मतलब इसका ये है कि जो क्वेश्चन 1 नंबर के हैं उन पे तो 0.25 नंबर हुआ, 1/4 निकालेंगे वही आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे मेन में क्या है, रीजनिंग वाले में एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हैं और 60 नंबर मिलेगा, एक से अधिक नंबर मिलेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि 1/4 लिया जाएगा, मतलब 0.25 से ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव मार्क होगा। मतलब ये समझिए 1/4 का मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करें और 4 क्वेश्चन गलत करें तो वो नंबर 0 हो जाएंगे ऐसा। तो नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही। फिर बात करी जा रही है किसकी, कट ऑफ की, ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर एक कैंडिडेट को ऑब्टेन करना होगा जो मिनिमम स्कोर है हर एक टेस्ट में, मतलब सेक्शनल कट ऑफ, और उसके बाद जो ओवरऑल कट ऑफ होगा वो भी आपको यहाँ पे जो मिनिमम टोटल स्कोर या ओवरऑल कट ऑफ जो कह रहे हैं वो भी आपको लाना होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टेट UT वाइज वैकेंसीज अवेलेबल, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। ये डिपेंड करेगा उसके बाद मेन एग्जामिनेशन देने के बाद कि आपने जिस स्टेट से फॉर्म भरा है
कैटेगरी वाइज वहाँ पे कितनी पोस्ट हैं और उस पोस्ट के अनुसार आपके नंबर आ पा रहे हैं या कट ऑफ में आ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपका जो कट ऑफ निकले आ गया तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा, वरना फिर रिजर्व लिस्ट में भी नाम मिल सकता है। लेकिन रिजर्व लिस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ज़रूरी नहीं कि रिजर्व लिस्ट लाई ही जाए, डिपेंड करेगा बैंकों के ऊपर कि वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जिस बच्चे का IBPS क्लर्क निकल गया, मान लीजिए उसका RRB PO निकल गया, तो वो ये सोचता है कि हम वहाँ PO बन जाएंगे, यहाँ क्लर्क रहेंगे। या फिर IBPS PO निकल गया, क्योंकि वैकेंसीज तो भी बहुत सारी रहेंगी। तो अगर IBPS PO, SBI PO या मान लीजिए SBI क्लर्क बन गया, तो वो IBPS क्लर्क छोड़ देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जो पोजीशन होगी कि आपको ज्वाइनिंग करनी होगी, आप पहुँचे ही नहीं, तो वो पोस्ट क्या होगी, वैकेट रह जाएगी। तो वो रिजर्व लिस्ट निकाली जाती है कि अगर जो पोस्ट वैकेट रह जाती हैं तो उनके लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि जिन बच्चों ने जो परफॉर्म किया है एक रिजर्व लिस्ट निकाली जाएगी, उन्हीं में से उनको भरा जाता है। और ऐसे ये मत सोचिएगा कि ऐसा होगा नहीं, ऐसे पिछले साल भी हमारे ही पढ़ाए गए कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ रिजर्व लिस्ट से भी, तो होता है ये। तो अच्छी बात ये भी है। फिर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि स्कोर ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लिखा है द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेन्ड ऑफ ईच ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट सेशन इफ हेल्ड विल बी नॉर्मलाइज्ड यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड। ये मेथड क्या होता है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप डालेंगे इक्वी परसेंटाइल मेथड स्टडी स्मार्ट करके तो आपको मिल जाएगा, या फिर नॉर्मलाइजेशन मेथड स्टडी स्मार्ट करके तो मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कैसे होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग शिफ्ट में, मेन एग्जामिनेशन भी शिफ्ट वाइज होता है, 1-2 शिफ्ट में आपका रहेगा, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये चिंता की बात नहीं है, आपका एग्ज़ाम कठिन है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखा है स्कोर्स अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स एंड शैल बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। फिर एग्जामिनेशन सेंटर की बात हो रही है, मतलब मोटा मोटा तो हमने लगभग सारी चीज़ें देख ली हैं। अच्छा, प्रोविजनल अलॉटमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट जो आपको मिलेगा ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन तो आपका 200 नंबर का है, और कह रहे हैं कि उस मार्क को हम कन्वर्ट कर देंगे 100 नंबर में, और उसके आधार पे जो स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज जो लिस्ट होगी वो बनेगी, और उसके आधार पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा, है ना। कि 200 नंबर जो है उसको 100, जैसे आप कट ऑफ सर्च करें ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन कट ऑफ सिलेक्शन की कितनी गई है, तो कई बार आप देखेंगे कि अच्छा 56 नंबर किसी स्टेट में, आप कहेंगे 200 में 56 नंबर पे हो गया, नहीं 100 में 56 नंबर, ऐसा समझिए उसे। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज आखिर हैं कितनी। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इंडिकेटिव है, और जहाँ पर NR दिख रहा है आपको, जैसे NR लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब भी इस बैंक ने वो, अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा ही है, मैं सोच ही रहा था ये बैंक ऑफ बड़ौदा ही होगा, हर बार की तरह सेम कहानी है इनकी। तो NR का मतलब है कि नॉट रिपोर्टेड है, ये अभी रिपोर्ट नहीं करेगी वैकेंसी। इन ड्यू कोर्स जैसे सिलेक्शन होता है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस बढ़ेगा, वैकेंसीज इसमें आती रहती हैं, और फिर उसको लेकर के आपको फ्लैश में इन वीडियोस मिलती रहती हैं कि बढ़ गई वैकेंसी करके, तो वो मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। तो ये जैसे अंडमान निकोबार का देखिए, तो टोटल अगर मैं देखूँ तो टोटल यहाँ पे केवल एक वैकेंसी है, वो भी किसकी, केनरा बैंक की है, जनरल कोटे की है। बाकी अभी एक है, लेकिन अभी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 जो बैंक हैं इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा क्या होगा, अभी रिपोर्टिंग होगी तो ये वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद है। फिर हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, जैसे देखते हैं आंध्र प्रदेश की, ये आंध्र प्रदेश की वैकेंसीज हैं टोटल 43। 5 बैंकों ने भी रिपोर्ट नहीं किया, मतलब टोटल 11 बैंक हैं, उसमें से केवल 6 नहीं रिपोर्ट किया, 5 ने भी रिपोर्ट नहीं किया है। अभी जो वैकेंसीज़ की संख्या 6000, टोटल जो वैकेंसीज़ की संख्या 6000 प्लस बताई जा रही है। तो जब ये 5 रिपोर्ट कर देंगे, जाहिर सी बात है वैकेंसीज़ की संख्या बहुत आगे चली जाने की उम्मीद है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज़ की संख्या है वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ऐसे आप हर एक स्टेट का देख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं तो ऐसे स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई हैं। बिहार में आप देखेंगे तो 237 वैकेंसीज़ हैं, चंडीगढ़ में 39 हैं, छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसीज़ हैं 119 हैं, दादर नगर हवेली में 5 हैं, फिर दिल्ली में कितनी है, 268 हैं, मतलब दिल्ली में वैकेंसीज ठीक ठाक हैं। अभी गोवा में अगर बात करें तो 35 हैं, गुजरात में टोटल 236 हैं, हरियाणा में 190, हिमाचल प्रदेश की बात करें 67, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 20 है, झारखंड में 70, कर्नाटका में वैकेंसीज़ की संख्या 457, अच्छी वैकेंसीज़ हैं। मतलब 5 ने अभी रिपोर्ट नहीं किया तो अच्छी और भी आगे बढ़ेंगे। केरला की बात करें तो केरला में 106 हैं, लद्दाख में 3 हैं, लक्षद्वीप में 1 भी नहीं है, फिर मध्य प्रदेश में 354 है, महाराष्ट्र में देखेंगे 590 है, मणिपुर में अभी 6 वैकेंसीज़ हैं, मेघालय की बात करें तो 3 हैं, मिजोरम की
3 है, नागालैंड में वैकेंसीज़ की संख्या 6 है, उड़ीसा में वैकेंसीज़ की संख्या कितनी है तो यह है 107, फिर पौंडीचेरी में 8, पंजाब में 404, राजस्थान में 205, सिक्किम में 5 और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये था तमिलनाडु, इसमें कितनी है 665। फिर आगे अगर हम बढ़ें तमिलनाडु से आगे तेलंगाना में कितनी है तो ये है 104। फिर त्रिपुरा में कितने वैकेंसीज हैं 19। फिर आता है उत्तर प्रदेश, इसमें देखिए 1246, अभी 1246 हैं, आने वाले समय में ये वैकेंसीज़ और बढ़ेंगी तो इसमें काफ़ी कंपटीशन भी होगा इसमें। फिर नेक्स्ट आपका कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड, तो यहाँ पे 29 है, वेस्ट बंगाल में 331 है। तो ये रही वैकेंसीज़ का पूरा अपडेट कि वैकेंसीज़ आखिर हैं कितनी। तो आपने पूरा नोटिफिकेशन देखा। इसमें एक बात और याद रखिएगा आप, वो क्या बात है, वो है कैटेगरी को लेकर के, कि जो कैटेगरी आप यहाँ पे शो करेंगे अपनी, मान लीजिए आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपने जनरल कैटेगरी भर दिया, तो ऐसी कंडीशन में कैटेगरी चेंज नहीं होगी बाद में, इस बात को बहुत ख्याल रखिएगा, कैटेगरी चेंज नहीं होगी। अगर ऐसा कर दिया है तो फिर आपके पास यही मौका है कि आप एक और फॉर्म भर दीजिए, लेटेस्ट वाला फॉर्म ही आपका जो सबमिट होगा वही केवल कंसिडर किया जाएगा, जिसमें आप अपनी कैटेगरी को सही कर सकते हैं। कैटेगरी ध्यान से ही भरना है, कैटेगरी चेंज बाद में नहीं हो सकती है। ना तो आप ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं सर, जनरल कैटेगरी में नहीं, ओबीसी मान लीजिए आपने भर दिया लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है ओबीसी का, तो आप ये नहीं कह पाएंगे बाद में कि सर कोई बात नहीं, हमको जनरल कैटेगरी से ही सिलेक्शन दे दीजिए, ये नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास जो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज़ और ये जो हमने पूरा देखा, तो 1/7 से लेकर के 21/7 के बीच में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की डेट है और जो फ़ी पेमेंट की डेट है वो है। अगस्त में एग्ज़ाम है, मतलब 1-1.5 महीने में एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि दो ही आपके शिफ्ट के दो आपके एग्ज़ामिनेशन के स्ट्रक्चर हैं, प्रीलिम्स और ऑनलाइन मेन, जिसमें ऑनलाइन मेन के ही जो नंबर हैं वो जुड़ेंगे और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो आपको पूरी मेहनत करनी है, ऑनलाइन मेन एग्ज़ामिनेशन पे आप ध्यान दीजिए। जो एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसे आप पूरा करते रहें और स्टेट को ध्यान से भरें। जिस स्टेट में फॉर्म भरेंगे उसी स्टेट में एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी मिलेगा, वहीं देने जाना पड़ेगा, स्टेट फिर आपका बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। बाकी इस तरह की और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए, और आपको अगर करंट अफेयर पढ़ना है एग्ज़ाम स्पेसिफिक, मतलब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो रोज़ करंट अफेयर की क्लासेस हो रही हैं, ऑफलाइन हो रही हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, आपको एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी और जो यहाँ पे क्लासेस होंगी रीजनिंग की, मैथ की, वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।